नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके साइंस के बारे में, तो बहुत सारे मुझे कमेंट आए कि सर 11वां पार्ट है वो कराइए, 11वां पार्ट है बहुत मुश्किल है सर, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए आज मैं जो वो पार्ट कराने जा रहा हूँ 11वां पार्ट, जो आप कहते थे बहुत मुश्किल है, नहीं अब आप लगाएंगे बहुत मुश्किल था, आपके लिए अब नहीं होगा, क्योंकि अब इसको इस तरह से समझाया जाएगा आपको कि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होगा और आपको लगेगा कि सबसे साइंस में यही सबसे इजी चैप्टर था, आपको अब लगने लगेगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और उसके बाद आप ये पहले से के बारे में तुलना कीजिए कि पहले मुझे कितना आता था और अब मुझे ये कितना आ रहा है और दूसरे पार्ट कितने आ रहे हैं। तो लगातार देखते रहिए इस वीडियो को। अब देखते हैं अपन पार्ट नंबर 11। तो कौन सा पार्ट 11वां पार्ट? कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति पार्ट को यहां से बात कर लेते हैं। अंक के बारे में 2 प्रश्न आएंगे, इसमें से एक आएगा 1 अंक का और एक आएगा 4 अंक का। 2 प्रश्न आएंगे, एक अंक आएगा और एक 4 अंक का। तो बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि 4 अंक का बहुत महत्वपूर्ण रखता है, साथ में 1 अंक भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो देखते हैं पार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कार्य, अपन किसी काम को करते हैं, ये कोई वस्तु को उठाकर वहां दूसरी जगह रख दिया, एक वस्तु को उठाकर दूसरी जगह, मान लो मैंने मारकर यहां से उठाया और वहां पर दूसरी जगह रख दिया, तो ये मैंने क्या कर दिया, काम कर दिया। और मुझे उठाने में जो ताकत लगी, जो वो क्या होगी, इतनी ऊर्जा खत्म हुई, बीच में जो एनर्जी लगी मेरी वो क्या होगी, ऊर्जा। और मैं कितनी वस्तु को उठा सकता हूं, मेरी शक्ति कितनी है, वो क्या कहलाता है, शक्ति। यानी मैं कितनी क्षमता है मेरे के अंदर कि मैं कितना वजन उठा सकता हूं, कितनी दूर ले जा सकता हूं, तो वो क्या होता है, शक्ति होता है। तो बात करेंगे सबसे पहले कार्य के बारे में। तो कार्य को जानने से पहले आपको बहुत 2-3 एक बेसिक चीजें वो समझने की बहुत जरूरत है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये चैप्टर। तो देखते हैं जो कौन सी जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। देखो, जो भौतिक है यानी अपने फिजिक्स के अंदर राशियां हैं वो क्या होती है और कितनी तरह की होती है। तो देखते हैं फिजिक्स के अंदर जो राशियां होती है वो 2 तरह की होती है। जो राशियां हैं वो 2 तरह की होती है। कौन सी? एक होती है इसमें सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। एक होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो देखते हैं क्या होता है अदिश राशि और क्या होता है सदिश राशि। देखो, किसी भी चीज को बताने के लिए आप क्या बताते हैं, साथ में कुछ ना कुछ परिमाण बताते हैं। परिमाण का मतलब क्या होता है, जैसे मैं पूछता हूं आप रोजाना कितने घंटे पढ़ते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 8 घंटे पढ़ते हैं। तो 8 घंटे क्या हो गया, एक परिमाण हो गया। क्या हो गया, एक परिमाण हो गया। आपको कितना वजन उठा सकते हैं, कि मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूं एक हाथ से, तो ये आपका एक 10 किलो एक संख्या होगी और साथ में इसका मात्रक, तो ये क्या हो गया, एक परिमाण हो गया। तो वो होता है परिमाण। और एक होती है दिशा, यानी कौन सी दिशा में आप ले सकते हैं, दिशा को भी ध्यान रखेंगे, आगे इसको समझेंगे तो समझ में आएगा। देखो किस तरह से। तो अदिश राशि कौन सी होती है, वही राशि है जिसमें परिमाण केवल क्या होता है, परिमाण ही होता है। लेकिन सदिश राशि में परिमाण के साथ दिशा की भी जरूरत होती है, दिशा भी जरूरी होती है। इसमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है, इसमें परिमाण के साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो आपको कह दे, आपने जैसे मान लो कोई दूरी तय की, एक वजन को उठाकर दूसरी जगह रख दिया, तो कितना वजन था, कि 5 केजी। क्या वजन था, 5 केजी। भार जैसे बात करते हैं, भार कह दिया आपको 5 केजी या 5 न्यूटन कह दिया। अभी भार और द्रव्यमान भी क्या होता है वो भी अलग समझेंगे। परिमाण के साथ क्या मतलब था, आपको कहा कि आपको यहां से, आपसे पूछा, आपके किसी दोस्त ने पूछा कि आपका घर है, मेरा घर यहां से कितनी दूर है, कि 500 मीटर दूरी पर है। अब जरूरी नहीं है आप 500 मीटर किधर ही चले जाए, तो क्या पता, तो आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी। वो दोस्त कहेगा मेरा उत्तर दिशा के अंदर 500 मीटर दूरी पर है घर, तो आपको उसके साथ क्या है, यानी ये होता है विस्थापन। विस्थापन मतलब दूरी भी बतानी पड़ेगी, जैसे 500 मीटर उत्तर दिशा में। तो देखो ये तो होता है परिमाण और ये होगी दिशा इसकी। तो ये है सिर्फ, इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, परिमाण की। तो जिसमें केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है उन राशियों को क्या कहते हैं, अदिश राशियां। और सदिश राशियां कौन सी होती है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। दिशा के बगैर आप नहीं बता सकते इसका एग्जैक्ट आंसर। तो ये क्या होता है,
सदिश राशियां। आगे देखते हैं, अब अपन देखेंगे कार्य के बारे में। तो कार्य के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखो कार्य होता क्या है। देखो जो भौतिक है, भौतिक विज्ञान, इसके अंदर कार्य की कुछ अलग परिभाषा है। मान लो आपने, ये भौतिक कहता है कि आप किसी वस्तु को उठाकर दूसरी जगह ले जाते हो, यानी वस्तु को उठाने के लिए जो आपने बल लगाया, जोर लगाया, जो आप बल लगाते हैं वो बल हो गया, और आपने कितनी दूर तक ले गए वस्तु को उठाकर, तो उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है कि हाँ हमने आपने कार्य किया। आपने मान लो कोई बॉक्स यहाँ पर पड़ा था, इसको उठाया, उठाकर आप इतनी दूर ले गए, इस बॉक्स को उठाकर यहाँ मान लो 5 मीटर दूरी पर ले गए, ये मान लो 5 न्यूटन का था, तो ये आपने 5 मीटर पर लेके, तो ये आपने कार्य किया। लेकिन भौतिक विज्ञान के अंदर ये भी बात एक बहुत ही अजीब लगती है कि आपने अगर मान लो मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूं, तो जोर तो मेरा लग रहा है, एनर्जी तो मेरी लग रही है, लेकिन ये दीवार कितनी दूर पर गई नहीं बिल्कुल, तो क्या हुआ, कार्य आपने जीरो किया। आप मान लो 500 किलो की बोरी यहां पर लेके खड़े हैं, आप मान लो यहाँ 500 एक सर के ऊपर 500 केजी की 100 केजी की बोरी रखी हुई है, कोई वजन रखा हुआ है, आप आधा घंटा लेकर खड़े रहे, उसके बाद आपकी सारी एनर्जी खत्म होगी, लेकिन आप वहां लेके खड़े ही थे, आपने कोई काम नहीं किया जब तक आप उस वस्तु को उठाकर कहीं इधर या इधर कोई दूरी नहीं ले सके, विस्थापन नहीं किया आपने, इधर जाना या इधर जाना, विस्थापन नहीं किया, तो क्या होगा, आपने कोई काम नहीं किया। तो ये क्या होता है, कार्य। कार्य देखो ध्यान से ध्यान रखना, कार्य क्या होता है, वजन उठाकर किसी भी वस्तु को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना, वो क्या कहलाता है, कार्य। अगर आप वहीं पर ही खड़े हैं, कहीं भी दूरी तय नहीं की है, तो आपने कोई कार्य नहीं किया है। बहुत ही अजीब लगता है सुनने में, लेकिन ऐसा ही होता है कार्य। अब देखते हैं इसके आगे आपको 2 चीजें और ध्यान रखनी है। इससे पहले कार्य को परिभाषा और सीखें, उससे पहले आपको 2-3 चीजें और याद रखनी है, वो देख लेते हैं क्या क्या है। आप लिख लें, इसको नोट कर लें, क्योंकि आगे ये चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत ही काम में आएंगे। तो देखो कौन कौन सा है, तो एक तो है गति के नियम। गति के नियम आपने वैसे तो 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो यहां बता देते हैं। गति के 3 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम है v बराबर u प्लस at, ठीक है। दूसरा नियम होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और तीसरा नियम होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर बात कर लें v का क्या मतलब होता है, a का क्या मतलब होता है, और इसका क्या मतलब होता है, तो ये देख लेते हैं। v होता है अंतिम वेग, अंतिम, u होता है प्रारंभिक वेग, ठीक है। t होता है समय, s होता है विस्थापन, विस्थापन कह दो या अपन जनरल भाषा में जैसे कह देते हैं दूरी, और एक और बचा है a क्या होता है, त्वरण। ये 5 चीजें हैं अपने इसके अंदर। एक एक जान लेते हैं क्या होता है। प्रारंभिक वेग, यानी आपको कहा कहीं आप जा रहे थे गाड़ी लेके, तो यहां से यहां तक की दूरी, तो आपकी कार यहां पर किस स्पीड से चल रही थी, मान लो 30 की स्पीड से चल रही थी, और जब पहुंचे तब कितनी थी, 60 की स्पीड। तो प्रारंभिक स्पीड कितनी होगी, 30 की। जब कार्य आपका शुरू हुआ तब स्पीड कितनी थी, वो कार्य खत्म हुआ जहां तक आप पहुंच गए, विस्थापन यानी दूरी जहां से शुरू की थी तब स्पीड कितनी थी, वहां पहुंच गए तब स्पीड कितनी थी, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, प्रारंभिक स्पीड और अंतिम स्पीड। अगर अपन खड़े खड़े यहाँ पर मैं खड़ा हूं और फिर चलना स्टार्ट करूंगा, तो पहले मेरा वेग कितना है, प्रारंभिक वेग 0, और जहां मैं पहुंचा तब भागते हुए कितनी स्पीड से पहुंचा, वो क्या हो गया, अंतिम वेग। तो ये वेग हो गया समय, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में, किसी भी कार्य को करने में कितना समय लगा, समय के बारे में ज्यादा जरूरत नहीं है समझने की। विस्थापन, विस्थापन मतलब मैं यहां से गाड़ी लेके यहां तक गया, तो ये जो दूरी होती है ये क्या होता है, विस्थापन। अगला है त्वरण। त्वरण क्या होता है, ये देखिए ध्यान से। त्वरण क्या होता है, ये होता है गति में परिवर्तन की दर को, गति में लगातार, जैसे आप देखते हैं, यहां से एक उदाहरण लेते हैं कि आपको मान लो बाइक से बात करें या ट्रेन की बात करें, तो ट्रेन देखो जब से रवाना होती है तो क्या होती है, रुकी हुई होती है, तो वेग 0, फिर धीरे धीरे वेग स्टार्ट होता है उसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 की, 20 की, 50 की,
फिर 80 की स्पीड। तो यहां तक पहुंचने में लगातार वेग बढ़ता रहता है, लगातार वेग बढ़ रहा है तो इसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। फिर लगातार स्टेशन तक पहुंचने से पहले क्या हो जाती है, वापस धीरे हो जाती है। यहां तक तो क्या रहेगी, 80 रहेगी, तो यहां कोई त्वरण नहीं है। फिर 80 से वापस धीरे होगी, 70, 50, 10 और फिर रुक जाएगी तो 0 हो जाएगा। तो जब अपन बाइक की बात करें तो बाइक के अंदर क्या होता है, जब तक अपन रेस को घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, एक्सीलरेट करते हैं तो त्वरण बढ़ता है। और जब अपन एक रेस को रोक के रख दिया, 50 की स्पीड से बाइक चल रही है, 60 की स्पीड से चल रही है, तब त्वरण नहीं है। जब भी आप उसको तेज करेंगे या एक्सीलरेटर को धीरे करेंगे तो आपको त्वरण लगेगा। अगर तेज करते हैं तो प्लस में लगता है, धीरे करते हैं तो माइनस में लगता है। तो ये हो गया। यहां पर एक ही जगह कहीं कहीं काम में लेंगे जी। जी मतलब होता है गुरुत्वीय बल। मतलब जो बढ़ती सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल को कहते हैं। तो आगे देखते हैं इसको। अब इसके बाद में समझ लेते हैं कार्य के बारे में, जान लेते हैं क्या परिभाषा और किस तरह से कार्य करते हैं। तो देखते हैं अब कार्य के बारे में। इसको बहुत ध्यान से समझें क्योंकि इसके ऊपर अंकित प्रश्न भी आएंगे, और तो इसको ध्यान से समझ लेंगे तो परिभाषा और बिल्कुल अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो देखो कार्य बराबर क्या होता है, बल और बल की दिशा में विस्थापन। अगर किसी चीज पर अपन कितना बल लगाएं यानी धक्का दें तो बल लगता है, तो बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य। जैसे मान लो एक आपको चित्र बता दें, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई इस तरह से एक बॉक्स था, एक बॉक्स था, आपने क्या किया, इधर बल लगाया, इसको क्या किया, इधर धक्का दिया इसको। ये होता है बल को लिखते हैं F से। इधर धक्का दिया तो बल, ये बॉक्स यहां तक चला गया। ये वही बॉक्स है जो यहां पड़ा था और ये यहां चला गया। ठीक है, कितनी दूरी गया यहां से लेके यहां तक, ये दूरी अपने मान ली S। क्या मान ली, S। कार्य को लिखते हैं W से। तो W बराबर क्या होता है, F इंटू S। यानी जितना बल लगा रहे हैं और बल के दिशा में कितना विस्थापन, कितनी दूरी पर गया यहाँ पे। जैसे मान लो आप उदाहरण के लिए 10 न्यूटन का एक बल लगा रहे हैं और जो दूरी है वो है 5 मीटर। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू S होता है। F की जगह 10 इंटू 5 यानी 50 जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल लग देंगे, आगे देखेंगे मात्रक को। तो इस तरह से सीधा सीधा होता है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। याद रखना है कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। परिभाषा भूल जाए तो याद रखा, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। ये आपको सिंपल सा समझ में आ गया। तो जैसा कि आपने देखा कि इस बॉक्स को अगर यहां से धक्का देके यहां तक ले जाते हैं, यानी इधर से बल लगाते हैं यहां तक ले जाते हैं, तो ये बल है जो F हो गया और S हो गया वो विस्थापन हो गया। तो क्या होता है, W बराबर F इंटू S। अब थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं, जो कार्य होता है, कार्य एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या था, इससे दिशा से कोई मतलब नहीं है। आपने कितना कार्य किया, आप कह देंगे 5 जूल, तो दिशा बताने की जरूरत नहीं कि मैंने उस दिशा में किया या इस दिशा में, तो दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आप ये बता दो कि 5 जूल कार्य किया। सिर्फ आपको परिमाण बताने की जरूरत होती है और दिशा बताने की जरूरत, इसमें दिशा नहीं होती, कोई भी कार्य की कोई दिशा नहीं होती। तो इसलिए कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो यहां पर छोटी सी बात समझ लें, ये जो बल है ये भी एक सदिश राशि है और विस्थापन है ये भी एक सदिश राशि है। बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि हैं, जबकि कार्य एक अदिश राशि है। तो याद रखें, दो सदिश राशियों का गुणनफल, दो सदिश राशियों का गुणनफल, यानी अगर दोनों राशियां सदिश है, ध्यान रखें, अगर सदिश राशि को सदिश राशि से ही गुणा करा देते हैं, सदिश गुणा सदिश, तो हमेशा ही अदिश राशि प्राप्त होती है। तो देखो ये भी सदिश था, ये भी सदिश था, दोनों को सदिश से गुणा कराते हैं तो हमेशा और हमेशा क्या याद रखना है कि अदिश राशि ही प्राप्त होती है। तो कार्य क्या होता है, अदिश राशि होता है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कार्य का मान क्या होता है। जो कार्य होता है वो दो तरह से हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है
और ऋणात्मक भी हो सकता है। देखो धनात्मक कैसे, अगर आप बल इधर लगा रहे हैं, बल भी इधर लगा रहे हैं और वस्तु भी इधर ही जा रही है, तो वो होगा कार्य धनात्मक, यानी बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में हो, यानी बल की जो दिशा है और विस्थापन भी उधर ही हो रहा है, तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा। पहले ऋणात्मक क्या होगा, अगर बल एवं विस्थापन क्या हो, विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में मतलब आप बल तो इधर लगा रहे हैं और वस्तु इधर जा रही है, जैसा आपको बताया था ब्रेक वाला, और वस्तु क्या जा रही है, इधर जा रही है, तो ये क्या हो गया, ये एक ऋणात्मक बल हो गया। ऋणात्मक बल यानी उल्टा कार्य, आपको जिधर कहा था उधर नहीं किया, दूसरी दिशा में आपने कर दिया, तो वो क्या होगा, धनात्मक और ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं कभी कभी क्या होता है, बल ऐसे नहीं लगता है, कभी कभी आप बल को क्या लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं उल्टा, यानी वस्तु यहां पर रखी हुई हो, इस चित्र को ध्यान से देखें, और वस्तु यहां तक चली जाए। ऐसा कब होता है, क्या आपने कभी देखा है, आप इधर बल लगा रहे हैं और वस्तु इधर जा रही है, यहां से यहां तक, वस्तु क्या हुआ, यहां से चलकर यहां तक चली गई। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, इधर खींच रहे हैं और वस्तु इधर जा रही है, बिल्कुल नहीं। अभी उदाहरण देखते हैं, जब भी आप एक खिलौने वाली गाड़ी को धागे से बांध ले, मान लो एक खिलौना है, ये एक ऐसा खिलौना बना हुआ है, गाड़ी है खिलौने वाली, आपने इसको धागे से यहां बांध दिया, इसको खींचेंगे तो ये किधर चलते हुए जाएगी, इधर चलते हुए यहां तक जाएगी। तो समझ में आया, कुछ याद आया, गाड़ी कहां चली गई, आपने उसको खींचा तो बल लगाया, आप किसी को खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और वस्तु किस दिशा में जा रही है, वस्तु इधर जा रही है। तो इसमें क्या हो गया, समझ में आ गया होगा आपको, वस्तु इधर जा रही है, बल इधर लगा है, तो इधर जो वस्तु जा रही है तो इधर बल क्या हो जाएगा, इसको यहां से नहीं निकालना, अगर इसका बल निकालना है इधर के लिए, वस्तु जिधर जा रही है उधर बल लगना चाहिए, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। तो देखो इसको लिखेंगे F cos थीटा, याद रखना है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसको थीटा ले लेंगे, तो आपको याद रहेगा F cos थीटा। तो अब सूत्र क्या बन जाएगा, आपका जो यहां से यहां तक दूरी थी S थी, तो W बराबर इस बार क्या हो गया, F S cos थीटा। cos थीटा क्यों आया, क्योंकि अब बल का मान वो नहीं हो गया और बल का मान इस बार क्या है, ये है, क्योंकि बल की दिशा अलग है, दिशा सेम करने के लिए cos थीटा लगा देते हैं, ये जो कोण बना है, तो इसका मान आपको सीधा सीधा ये याद रखना है, ये सूत्र हो गया, एक कार्य का सूत्र ये हो गया, तो आपको ये याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। उसका एक और इसका उदाहरण देख लेते हैं। मान लो आपको ये कह दिया कि एक जो कार्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है, आपको कह दिया जो बल है वो 10 न्यूटन का ही है, लेकिन कितने डिग्री पर लग रहा है, 60 डिग्री पर, और जो दूरी है वही वापस 5 मीटर की। तो आप लगाओ सूत्र, क्या लगाना है, F S cos थीटा। F का मान कितना है 10, S का मान कितना है 5, cos थीटा यानी cos 60 डिग्री। आपको पता है ये हो गया 5, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, सारणी याद रखनी है गणित वाली, त्रिकोणमिति वाली। cos थीटा का मान क्या होता है, cos 60 का मान 1/2, तो ये से कट गया। तो इस बार कितना बल कार्य हुआ है, 25 जूल का। देखो इसमें देखो सेम ही था, बल भी उतना ही है और दूरी भी उतनी है, इसमें भी बल भी उतना ही है, दूरी उतनी, सिर्फ फर्क इतना सा है कि दिशा अलग है, दिशा अलग होते ही क्या हो जाएगा, कार्य अलग हो जाएगा। तो ध्यान रखना है ये दोनों बातें, कि कार्य जब सीधा लग रहा हो तब ये होता है और इसमें ये होता है। तो देखो इसमें क्यों होता है, सिर्फ Fs से क्यों निकल जाता है, तो देखो सीधा सा यहां से सारणी में देखो, इधर अगर बल जा रहा है, इधर से यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, अगर अपन कोण नापे तो ये कितने डिग्री का कोण होता है, यहां से अगर इस डी से कोण नापे तो ये 0 डिग्री का कोण होता है। तो देखो सूत्र तो वही लगता है Fs cos थीटा W बराबर, लेकिन यहां पर क्या होता है, cos थीटा का मान कितना हो जाता है 0, क्योंकि कोण कितना हो गया 0, और कोण 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान,
cos 0 का मान आप सारणी में देखेंगे तो आपको मिलेगा 1। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर यही आता है। हमेशा ध्यान रखें cos 0 का मान होता है वो 1 होता है। तो इससे आप ये निकाल लेंगे। तो ये अपन कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की है थोड़ी बहुत। इसके आगे क्या है, कुछ सवाल भी हैं, लेकिन उससे पहले अपन देख लेते हैं इसके दिशाएं भी अलग अलग होती है। कभी कभी क्या होता है, अपन दूसरी दिशा में बल लगाते हैं और गति दूसरी दिशा में होती है। जैसे देखो यहां से दोबारा देखते हैं, ये है वस्तु। कभी कभी क्या होता है, अपन बल लगाते हैं इस दिशा में और वस्तु जाती है इस दिशा में, विस्थापन उल्टा हो जाता है। तो देखो यहां से यहां तक का कोण कितना बनेगा, पूरा का पूरा कोण कितना होता है, जब ये कोण कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। तो देखो इसके अंदर क्या सूत्र बनेगा, लगाओ सूत्र F W बराबर F S cos थीटा, F S cos 180, F S cos 180 का मान कितना होता है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का F और S उल्टी दिशा में लग रहा है, कार्य क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है। अपन धक्का तो इधर दे रहे हैं, बल तो इधर लग रहा है, लेकिन गति किधर हो रही है, S इधर की तरफ है। कैसे होता है, क्या आपने सोचा है ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। कब, जब मान लो गाड़ी आपकी क्या हो, गाड़ी चल रही हो लगातार इस दिशा में, गाड़ी इस दिशा में जा रही हो, तो बल भी इसी दिशा में लग रहा है, जब भी तो इस दिशा में जा रही है। लेकिन अपन जब भी ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी इस दिशा में जा रही है तो विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। ब्रेक लगाते हैं तो बल क्या लगता है, उल्टी दिशा में लगता है, इधर की तरफ बल लगता है। गाड़ी रोकने के लिए जो भी बल लगाते हैं वो गति की दूसरी दिशा में बल लगता है। तो उस दिशा में क्या होता है, कोण कितने डिग्री का हो जाता है, ये 180 डिग्री का हो जाता है। और 180 में हमेशा ही ध्यान रखें विपरीत बल लगता है। बल कौन सा लगता है, विपरीत बल लगता है इस दिशा में। मान लो आप किसी कार को खींच रहे हैं, कार मान लो इधर जा रही है, ये मान लो कोई कार है, ये कार इधर की तरफ जा रही है। आप क्या करो, इसको धागे से बांध के इधर खींचो तो कम बल लग रहा है, बल बहुत कम है, तो कार इधर तो आएगी नहीं, ठीक है। लेकिन आप उल्टी दिशा में बल लगा रहे हैं, फिर भी कार क्या है, इस दिशा में जा रही है। तो ये क्या होता है, ये भी 180 डिग्री कोण बनेगा और विपरीत दिशा में बल लग रहा है। कभी कभी क्या होता है, बल विपरीत दिशा में लगता है और गति क्या होती है, विस्थापन अलग दिशा में होता है। तो उस कंडीशन में आपको सूत्र कौन सा लगाना है, -FS cos थीटा वाला ये लगाना है। ध्यान रखें, ये आपका सारा का सारा खेल इस कोण का है। अगर आपको कोण पता चल गया कितना हो रहा है, विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, बल किस दिशा में लग रहा है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हमने कुछ कार्य की बात की है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और समझ में आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको अभी इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें और अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से आपको समझाने की उदाहरण के सहित कोशिश की जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।